हेलो दोस्तों, मेरा नाम रिया है। 22 साल की उम्र में मेरे सपने आसमान छूने को बेताब है, लेकिन मेरी जड़ें मेरे गांव की मिट्टी से जुड़ी है। लोग कहते हैं मेरी आंखें बोलती है और मेरे कमर तक लहराते काले बाल किसी कविता की तरह लगते हैं। मेरी त्वचा का रंग दूं है जिस पर धूप भी ठहरने से हिचकिचाती है। मैं कॉलेज की छात्रा हूँ, पर छुट्टियों में अपने गांव आ जाती हूँ, अपने दादाजी के पास। उनका ख्याल रखने वाला मेरे सिवा और है भी कौन? जब मैं साड़ी पहनती हूँ तो गांव के लोग कहते हैं कि मैं अपनी दादी की परछाई लगती हूँ। मैं थोड़ी चंचल हूँ, लेकिन मेरे संस्कारों की डोर बहुत मजबूत है। आज मैं आपको अपनी और दादाजी की वो कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसने मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। ये कहानी थोड़ी लंबी है, पर यकीनन आपके रोंगटे खड़े कर देगी। बात उन दिनों की है जब मैं कॉलेज की छुट्टियां बिताने गांव आई थी। हमारा पुश्तैनी घर आज भी वैसा ही था। लकड़ी के भारी दरवाजे, मिट्टी से लिपी हुई दीवारें और खपल की वह छत जो चांदनी रातों में चमक उठती थी। दादाजी घर में अकेले रहते थे। दादी को गुजरे कई साल हो चुके थे। दादाजी की उम्र 70 के पार है, पर उन्हें देखकर कोई इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकता। ऊंचा कद, चौड़ा सीना और सफेद घनी दाढ़ी जो उन्हें किसी ज्ञानी आर्षी जैसा बनाती है। वो अभी भी खेतों में थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं। कहते हैं इससे शरीर चलता रहता है। मैंने गांव वालों से सुना था कि अपनी जवानी में दादाजी पूरे इलाके में मशहूर थे। उनकी उम्र के लगभग सभी लोग अब या तो बिस्तर पर हैं या दुनिया छोड़ चुके हैं, लेकिन दादाजी आज भी किसी नौजवान की तरह फुर्तीले हैं। उनकी अच्छी सेहत का राज उनकी खुराक थी। दिन में 3 बार दूध, घर का बना घी और पौष्टिक खाना। जब मैं घर पहुंची तो दादाजी ने मुझे अपनी मजबूत बाहों में भर लिया। आ गई मेरी लाडो। उनकी आवाज में वह अपनेपन की गर्माहट थी जो शहर की भीड़ में खो जाती है। पहले दिन मैंने घर की साफ सफाई में मदद की। शाम को जब दादाजी बाहर से लौटे तो पसीने में भीगे हुए थे। बोले, बेटी एक कप चाय बना दे। मैं चाय बनाकर लाई तो वो आराम कुर्सी पर बैठे थे। चाय पीते हुए उन्होंने मुझे गौर से देखा और बोले, रिया तू तो बहुत बड़ी हो गई है, अब तेरे लिए एक अच्छा सा लड़का देखना पड़ेगा। मैं उनकी बात सुनकर शर्मा गई और हंसते हुए वहां से भाग गई। अगली सुबह दादाजी बोले, चल तुझे गांव के पीछे वाला वो प्राचीन कुआं दिखाता हूँ। कहते हैं उसका पानी पीने से शरीर में नई ऊर्जा आ जाती है। हम दोनों चल पड़े। रास्ता थोड़ा जंगली था। दादाजी आगे आगे चल रहे थे और मैं उनके चौड़े कंधों को देख रही थी। अचानक मेरा पैर एक जड़ में उलझा और मैं लड़खड़ा गई। इससे पहले कि मैं गिरती दादाजी ने पलक झपकते ही घूमकर मुझे थाम लिया। उनकी पकड़ बहुत मजबूत थी। संभलकर बेटी, ये रास्ते अनजान लोगों के लिए आसान नहीं हैं। उन्होंने कहा। हम कुएं पर पहुंचे। पानी सच में बर्फीला और मीठा था। दादाजी ने कहा, ये पानी सिर्फ प्यास नहीं बुझाता, ये उम्र को भी थाम लेता है। मुझे उनकी बात थोड़ी अजीब लगी, पर मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। शाम को हम छत पर बैठे थे। तारे टिमटिमा रहे थे। दादाजी मुझे एक राजा रानी की कहानी सुनाने लगे। कहानी सुनाते सुनाते वो अचानक बोले, रानी इतनी खूबसूरत थी कि राजा उसकी खूबसूरती को हमेशा के लिए कैद कर लेना चाहता था। उनकी आवाज में एक अजीब सा ठहराव था। मैंने पूछा, दादाजी क्या आपकी जिंदगी में भी कोई रानी थी? वो हमसे, हाँ तेरी दादी, और अब तू है इस घर की राजकुमारी। अगले दिन वो मुझे एक पुराने खंडहर में ले गए। वहां दीवारों पर पुरानी तस्वीरें बनी थी, जिनमें राजा रानी के साथ कुछ अजीब से रीति रिवाज दिखाए गए थे। एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए दादाजी बोले, पुराने जमाने में लोग मानते थे कि कुछ रहस्यमयी तरीकों से शक्ति हासिल की जाती सकती है। उनकी बातें मुझे किसी पहेली जैसी लग रही थी। ऐसे ही दिन बीतते गए। दादाजी मुझे रोज किसी नई और सुनसान जगह पर ले जाते। कभी नदी किनारे, जहां उन्होंने कहा कि इस नदी का पानी यादें सहेज कर रखता है, तो कभी उस पुराने मंदिर में जहां कोई आता जाता नहीं था। वो मुझसे अजीब अजीब बातें करते, जैसे इस दुनिया में कुछ लोग चुने हुए होते हैं जिन्हें प्रकृति अपनी शक्तियां देती है।
उनका व्यवहार दिन ब दिन रहस्यमयी होता जा रहा था। वो मुझे घंटों तक घूरते रहते जैसे मेरे अंदर कुछ खोज रहे हो। 10वें दिन की रात थी। गाँव में गहरा सन्नाटा था। दादाजी मुझे घर के पीछे उस बूढ़े बरगद के पेड़ के पास ले गए, जिसके बारे में गाँव में कई डरावनी कहानियां मशहूर थी। उनके हाथ में एक पुराना जंग लगा संदूक था। आज उनकी आंखों में ना वो प्यार था ना वो शरारत। बस एक गहरा रहस्य तैर रहा था, जिसे देखकर मेरे अंदर एक अनजाना सा डर पैदा हो रहा था। रिया बेटी, उनकी आवाज बहुत धीमी और गंभीर थी। इन 10 दिनों में मैंने तुझे परखा है, तुझे तैयार किया है। आज मैं तुझे हमारे खानदान का सबसे बड़ा राज बताने वाला हूँ। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मुझे अब समझ आ रहा था कि दादाजी का इतना जवान दिखना, उनकी वो अजीब बातें और मुझे इन सुनसान जगहों पर लाना, ये सब किसी बड़े राज का हिस्सा था। उन्होंने संदूक खोला। ये ताबीज, दादाजी ने फुसफुसाते हुए कहा, एक दरवाज़ा है। उस कुएं के नीचे एक गुप्त रास्ता है, जो एक ऐसी जगह जाता है जहाँ वक्त ठहर जाता है। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। तो क्या यही वजह है दादाजी की जवानी की? उन्होंने ताबीज मेरे हाथ में रखा। वो अजीब तरह से ठंडा था। इसे पहनने से पहले तुझे एक वादा करना होगा, वो बोले, और अगर वादा तोड़ा तो उन्होंने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। अचानक तेज हवा चलने लगी और बरगद के पत्तों से किसी के रोने जैसी आवाज आई। दादाजी, ये सब क्या है? मैंने कांपते हुए पूछा। वो मुस्कुराए, पर उनकी मुस्कान में अपनापन नहीं था। तूने मुझ पर भरोसा किया ना रिया? अब आखिरी पड़ाव बाकी है। इस ताबीज को पहन और मेरे साथ चल। जो राज वहां दफन है, उसका ताल्लुक तेरी दादी से है और शायद तुझसे भी। जैसे ही मैंने ताबीज को छुआ, मेरे दिमाग में एक धुंधली सी तस्वीर उभरी। एक औरत जिसका चेहरा हूबहू मेरे जैसा था, दर्द से चीख रही थी। उसके पीछे दादाजी खड़े थे, बिल्कुल जवान, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। तस्वीर गायब हो गई। दादाजी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और फुसफुसाई, जो आगे होने वाला है वह दुनिया की कोई कहानी तुझे नहीं बता सकती। मैंने तुझे इसलिए चुना है क्योंकि तेरा खून हमारे जैसा है। अब आगे क्या होगा? क्या रिया वो ताबीज पहनेगी? उस गुप्त रास्ते के पीछे क्या छिपा है? और दादाजी का असली मकसद क्या है? ये सब जानने के लिए अगला भाग जरूर पढ़ें। हमारी कहानी को और रोमांचक बनाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मेरे हाथ में वह ठंडा भारी ताबीज था और सामने दादाजी की वह चमकती हुई आंखें, जिनमें अब अपनेपन की जगह एक अजीब सी परछाई दिख रही थी। बरगद के पेड़ से आती सरसराहट अब किसी चेतावनी की तरह लग रही थी। मेरे दिमाग में सब कुछ घूम रहा था। दादी की मौत का रहस्य, दादाजी की रहस्यमयी जवानी और वो डरावनी तस्वीर जिसमें मेरे जैसी दिखने वाली एक औरत चीख रही थी, घबरा मत मेरी परी। दादाजी की आवाजें मेरे कानों में पड़ी, पर अब उसमें वह पहले जैसी मिठास नहीं थी। ये ताबीज कोई श्राप नहीं, बल्कि हमारे खानदान की विरासत है। यह हमें वो शक्ति देता है जो आम इंसानों के पास नहीं होती। चल, मैं तुझे सब कुछ दिखाता हूँ। मेरे पास सोचने का ज्यादा वक्त नहीं था। एक अनजाना डर मुझे जकड़ रहा था, लेकिन मेरे अंदर का सच जानने का जुनून उस डर पर भारी पड़ रहा था। मैंने हाँ में सिर हिला दिया, पर ताबीज को गले में डालने की बजाय कसकर अपनी मुट्ठी में भी लिया। दादाजी के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान फैल गई। वो मुझे उसी प्राचीन कुएं की तरफ ले गए। दिन के उजाले में जो जगह शांत लग रही थी, रात के अंधेरे में वो किसी रहस्य का द्वार लग रही थी। कुएं की गहराई से एक ठंडी हवा आ रही थी। दादाजी ने कुएं की दीवार पर बने एक खास पत्थर पर दबाव डाला। एक गड़गड़ाहट की आवाज के साथ कुएं के अंदर एक गुप्त रास्ता खुल गया, जिसकी सीढ़ियां नीचे गहरे अंधेरे में जा रही थी। आजा बेटी, डरना मत, मैं तेरे साथ हूँ। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा। उनकी पकड़ लोहे की तरह मजबूत थी। हम उन गीली फिसलन भरी सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। हर कदम के साथ हवा में भीगी मिट्टी और किसी मीठे सड़ते हुए फूल जैसी अजीब सी महक तेज होती जा रही थी।
रास्ता एक लंबी सुरंग में जाकर खुला। दीवारों पर मशालें जल रही थी, जिनकी धीमी रोशनी में दीवारों पर बनी तस्वीरें दिख रही थी। ये तस्वीरें किसी पूजा या रस्म की थी, जिसमें एक जवान औरत लेटी हुई थी और एक आदमी उसके ऊपर वो लाल पत्थर वाला ताबीज रखे हुए था। मेरा दिल दहल गया। दादाजी, ये सब क्या है? मैंने कांपती हुई आवाज में पूछा। ये हमारा सच है रिया, उन्होंने बहुत शांति से कहा। हमारे पूर्वजों ने प्रकृति की उस गहरी शक्ति को समझा था, जो समय को भी धोखा दे सकती है। ये ताबीज उसी शक्ति की चाबी है। ये पहनने वाले की उम्र को रोक देता है, लेकिन इसकी कीमत, आपने कहा था एक कीमत होती है। मैंने उन्हें याद दिलाया। वो एक पल के लिए खामोश हो गए। हर अनमोल चीज की एक कीमत होती है रिया। इस शक्ति को बनाए रखने के लिए ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। ये ताबीज पहनने वाले की शक्ति को बनाए रखने के लिए एक साथी की ऊर्जा से खुद को जोड़ लेता है। ये एक गहरा रिश्ता है। हम सुरंग के आखिर में पहुंच गए। सामने लकड़ी का एक बड़ा सा दरवाजा था। दादाजी ने उसे धकेला और हम अंदर दाखिल हुए। अंदर का नजारा देखकर मेरी सांसें रुक गई। ये एक विशाल गुफा थी, जिसकी दीवारों से नीली रोशनी वाली जड़ें निकलकर बीच में बनी पत्थर की एक वेदी से जुड़ रही थी, जैसे वो उस वेदी को जिंदा रखे हुए हो। और उस वेदी पर एक बहुत ही बूढ़ी कमजोर औरत लेटी हुई थी। उनका शरीर सूख चुका था, पर उनके चेहरे की बनावट जानी पहचानी थी। वो मेरी दादी थी। वो जीवित थी। उनकी सांसें बहुत धीमी चल रही थी। उनकी आंखें खुली थी, पर उनमें कोई भाव नहीं था। उनके गले में भी वैसा ही एक ताबीज था, पर उसका पत्थर बुझकर कोयले जैसा काला पड़ चुका था। दादाजी, ये दादी, मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। हाँ रिया, उन्होंने कहा, और उनकी आवाज में जरा भी अफसोस नहीं था। तेरी दादी, उसने इस रिश्ते को निभाया। इस जगह ने उसकी ऊर्जा को मुझ में बदल दिया। ताबीज पहनने वाला जवान रहता है और उसका साथी उसे अपनी ऊर्जा देकर इस परंपरा को आगे बढ़ाता है। यही वो कीमत है। अब सारी कड़ियाँ जुड़ चुकी थी। वो 10 दिन, वो तारीफें, वो मुझे खास महसूस कराना, सब एक भयानक योजना का हिस्सा था। वो मुझे अपनी अगली ऊर्जा का स्रोत बनाना चाहते थे। तू बिल्कुल अपनी दादी पर गई है रिया। बहुत शक्तिशाली दादाजी मेरे करीब आए। उसका ताबीज अब कमजोर हो गया है। उसकी ऊर्जा खत्म हो रही है। मुझे एक नए साथी की जरूरत है, जो मुझे आने वाले कई सालों तक ताकत दे सके। उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया, ये ताबीज पहन ले रिया, और इस विरासत को आगे बढ़ा। हम हमेशा साथ रहेंगे। मैं सदमे में थी। मेरे दादा, जिन्हें मैं अपना आदर्श मानती थी, एक ऐसे रहस्य को जी रहे थे जिसकी कीमत मेरी दादी चुका रही थी। मैं पीछे हटी। मेरी मुट्ठी में बंद ताबीज अब गर्म होने लगा था, जैसे वह मेरे डर और गुस्से को महसूस कर रहा हो। कभी नहीं। मेरे मुंह से सिर्फ इतना निकला। दादाजी की आंखें गुस्से से भर गई। तुझे ये करना ही होगा। मैंने तुझे इसी दिन के लिए चुना है। वो मेरी तरफ झपटे, लेकिन तभी वेदी पर लेटी दादी के सूखे होठों से एक बहुत ही धीमी आवाज निकली। भाग गुफा में अचानक एक तेज हवा बही और मशालें बुझ गई। सिर्फ जड़ों की नीली रोशनी बाकी थी। तभी मेरी मुट्ठी में बंद ताबीज अंगारे की तरह देहक उठा। उससे एक तेज रोशनी निकली, जिसने दादाजी को पीछे धकेल दिया। मैं हैरान थी। मेरे अंदर भी कोई शक्ति थी, जिसका मुझे अंदाजा नहीं था। अब आगे क्या होगा? क्या रिया उस गुफा से भाग पाएगी? क्या वह अपनी दादी को उस श्राप से मुक्त कर पाएगी? और उस ताबीज में ऐसी कौन सी शक्ति है जो अब जाग चुकी है? ये सब जानने के लिए अगला भाग जरूर पढ़ें। हमारी कहानी पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें।